नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। बात आज कर्नाटक के वक्फ बोर्ड ज़मीन विवाद की। वक्फ बोर्ड का जो ज़मीन विवाद है वो अभी कर्नाटक में की राजनीति में बहुत ही तूफान मचाया हुआ है। उसने बहुत ही उफान पे है राजनीति। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सब भाइयों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरा एक निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और ये बिल्कुल फ्री है। तो इस मामले की शुरुआत होती है कर्नाटक के जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं जमीर अहमद खान, उनकी मुलाकात से। जमीर अहमद खान मुलाकात करते हैं वक्फ के कुछ कार्यकर्ताओं से। उस मुलाकात में वक्फ के कार्यकर्ता उनको बताते हैं कि ये जो 1200 एकड़ ज़मीन है ये शाह अमीनुद्दीन दरगाह की है, तो इस हिसाब से ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की हुई। और ये जो ज़मीन है शाह अमीनुद्दीन दरगाह की, इस पर लोगों ने इंक्रोचमेंट किया है, मतलब अतिक्रमण किया हुआ है। वहाँ पर कुछ घर बना लिए गए हैं, कुछ ज़मीन है जिस पर खेती होती है, कुछ ज़मीन जो वक्फ बोर्ड की है उस पर इंडस्ट्री भी लगी है। अच्छा, ये जो दरगाह है ये है विजयपुरा डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक का है, उसमें है एक गांव होंदवाड़ा। तो विजयपुरा के होंदवाड़ा गांव की ये जो जमीन है इस पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा जताया है। वक्फ बोर्ड के कार्यकर्ता ये जो कर्मचारी थे जब अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री से मिले, तो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जो थे उन्होंने वक्फ बोर्ड के जो कार्यकर्ता थे, जो कर्मचारी थे, उनसे ये प्रॉमिस किया था, वादा किया था कि अगर आपकी जमीन पर इंक्रोचमेंट हुई है, अतिक्रमण हुआ है, तो उसको खाली करा के हम आपको वापस कराएंगे। उसके बाद वक्फ के कर्मचारियों ने जो सरकार है उसको चिट्ठी लिखी। तो जो कर्नाटक सरकार है उसका जो डिपार्टमेंट है जो जमीनों को देखता है उसको चिट्ठी लिखी जाती है। उस चिट्ठी लिखने के बाद ये सारी कार्रवाई शुरू होती है। फिर जो तहसीलदार है वो उन 41 किसानों को नोटिस जारी करते हैं और उनसे ज़मीनों के कागजात मांगते हैं कि आप आइए हमारे ऑफिस में और ज़मीनों का मालिकाना हक साबित कीजिए कि ये ज़मीनें आपकी हैं, और नहीं तो इस ज़मीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा ठोका है ये ज़मीन वक्फ बोर्ड की है। किसानों का कहना है कि किसान उस पर सैकड़ों सालों से वहां रहते आए हैं और जमीन पर खेती करते आए हैं, और उनके पास कागज भी है। एक दो किसानों ने ऐसे बोला है कि उनके पास कागज भी है। पर यहां देखने वाली बात यह है कि वक्फ बोर्ड के पास कागज नहीं है। वक्फ बोर्ड ने पता नहीं किस जमाने की किस नोटिफिकेशन या किस राजा के टाइम में क्या हुआ था, उस हिसाब से उस जमीन पर अपना दावा ठोक दिया है। कागज उनके पास नहीं है, ये नोट करने वाली बात है। तो वक्फ बोर्ड ने अब जब दावा ठोका तो तहसीलदार ने किसानों को नोटिस किया। किसानों को जब नोटिस मिला तो किसानों ने इस पर विरोध शुरू कर दिया, प्रदर्शन शुरू हो गए, राजनीति शुरू हो गई, क्योंकि किसानों को अब लगने लगा कि ये जमीन हमारे हाथ से चली जाएगी और ये वक्फ बोर्ड का दावा गलत है। तो यहां से ये सारा मसला शुरू होता है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिए थे अब से कुछ दिन पहले। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार ने खुद माना था कि हाँ, वक्फ बोर्ड की तरफ से उन्हें ये चिट्ठी लिखी गई है और हमने उनसे जमीन देने का वादा किया है। और जो मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के सिद्धरामैया, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था। अब जब ये बवाल हुआ उसके बाद कर्नाटक की कांग्रेस सरकार और उसके नेता ये कहने लगे हैं कि भाई किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड तो क्या, दुनिया की कोई ताकत कब्जा नहीं कर सकती। खुद सरकार उनकी जमीन का अधिग्रहण नहीं करने जा रही है, उनसे जमीन वापस नहीं ली जाएगी। हम किसानों के साथ हैं, किसान अन्नदाता है, किसान खेती करता है तो हमको जो खाना है वो मिलता है। अगर कांग्रेस सरकार
का मन बिल्कुल साफ है और वो किसानों के साथ है, ऐसा वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर किसानों को ये नोटिस कैसे जारी हुए? कौन है वो जिसने ये नोटिस जारी करवाए हैं? मेरे ख्याल से नाम आपके सामने है, जमीर अहमद खान, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं। उन्हीं से बात हुई थी वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, तो जाहिर है कि उन्होंने ही ये अपने लेवल पर ये कार्रवाई को आगे बढ़वाया है। दूसरा एक ये भी हो सकता है कि पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में चुनाव है, विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में है अभी 20 नवंबर को और 23 को मतगणना। तो हो सकता है कि एक खास कम्युनिटी के वोट पाने के लिए कांग्रेस ने ये राजनीतिक चाल चली हो कि पड़ोसी राज्य में हंगामा होगा तो इसका सीधा सीधा मैसेज महाराष्ट्र में जाएगा। महाराष्ट्र में जाएगा तो एक तरफा वोट हमको महाराष्ट्र में एक समुदाय का मिलेगा। ये भी हो सकता है, राजनीति है, ये कुछ भी हो सकता है। अब ये तो हो गई इस मामले की बात। इन सब विवादों से बचने के लिए केंद्र सरकार वक्फ कानून संशोधन बिल लेकर आई है, क्योंकि वक्फ कानून में जो असीमित अधिकार वक्फ बोर्ड को कांग्रेस के टाइम में दिए गए थे, खुद कांग्रेस को भी नहीं पता होगा कि आगे चल के ये इतना बड़ा सिरदर्द साबित होगा देश के लिए। अब उसको रोकने के लिए आज की मौजूदा जो मोदी सरकार है, भाजपा सरकार है, मोदी सरकार, उसके लिए वक्फ अमेंडमेंट बिल लेकर आ रही है, जो फिलहाल जेसीपी के पास है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास चला गया है चर्चा के लिए। उस पर सुझाव मांगे जा रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है और हो सकता है कि इसी शीतकालीन सत्र में वो प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया जाए और पास हो जाए। और पास होना उस प्रस्ताव का बहुत जरूरी है। अगर वो प्रस्ताव पास नहीं होगा तो आज कर्नाटक के 1200 एकड़ जमीन और 41 किसानों की बात है, कल ये दावा पूरे देश पे ठोका जाएगा। और इन्होंने तो पूरे देश की बात आपको मैं बताऊं, इन्होंने तो पहले ही दावा ठोक रखा है। इन्होंने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी दावा ठोका हुआ है कि ये वक्फ बोर्ड की जमीन पर बना है। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है वो भी वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी है। चाणक्यपुरी की लगभग आधी से ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड की है। दिल्ली का पॉश एरिया बसंत कुंज और बसंत विहार वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इनका दावा है। महिपालपुर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है, इनका दावा है। और तो और दिल्ली का सुप्रीम कोर्ट, जो दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट है, वो भी वक्फ की जमीन पर है, ऐसा इनका दावा है। इन्होंने तेलंगाना के मैरिट होटल पर भी दावा ठोका हुआ है। मैरिट होटल जो उसका पहले कुछ और नाम था, अभी वो मैरिट होटल के नाम से चल रहा है, शायद मेरे ख्याल से विलायत होटल था उसका नाम, और उस पर भी दावा ठोक रखा है। वो सैकड़ों साल पुराना होटल है। और देश के सबसे अमीर व्यक्ति और सबसे बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी का घर, अनिल अंबानी के घर पे भी, मुकेश अंबानी के घर पर भी इन्होंने दावा ठोक रखा है। अंबानी का जो घर है एंटीलिया पर भी इन्होंने दावा ठोक दिया है। और तो और बहुत सारी रेलवे की जमीन और जो जमीनें हैं उन पर भी ये दावा ठोके बैठे हैं कि ये भी हमारा है। तो हो सकता है कि आगे आने वाले दिनों में इस देश में वक्फ के लेके विवाद ज़्यादा बढ़े, और इस विवाद का हल यही है कि इसमें अमेंडमेंट करी जाए। अमेंडमेंट ना करी जाए, मेरा तो ये मानना है कि वक्फ बोर्ड कानून को ही समाप्त कर दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए, ताकि कल को कोई विवाद ना हो। वैसे भी हिंदुस्तान में बहुत सारे विवाद हैं जो अभी अनसुलझे हैं, तो इसका पास होना बहुत ज़रूरी है। अंत में बात उन किसान नेताओं की जो किसानों के लिए जीने मरने की कसमें खाते हैं, किसान हितैषी होने के चैंपियन बनते हैं। वो किसानों के लिए उनको नींद नहीं आती है, किसानों के लिए मरने मारने को वो तैयार रहते हैं। आज वो किसान नेता कहीं नज़र नहीं आ रहे हैं, चाहे वो राकेश टिकैत हो या वो गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो। मुझे लगता है गुरनाम सिंह चढ़ूनी तो हरियाणा विधानसभा चुनाव में अपनी हार के बाद उस सदमे से नहीं उबर पाए होंगे। अगर उनको किसी माध्यम से, चाहे मीडिया, सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया के माध्यम से, अगर कर्नाटक के किसानों का दुख दर्द पता चल जाए, साथ में योगेंद्र यादव और पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है अरविंद केजरीवाल जी, समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, इनको भी अगर किसी माध्यम से ये खबर मिल जाए कि वो
कर्नाटका के 41 किसानों पर मुसीबत आई पड़ी है, उनकी जमीन जाने वाली है। तो वो उनके लिए कर्नाटक में जाके मोर्चा लगाएं और कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करें। पूरा देश उनके साथ खड़ा होगा, किसान नेताओं के साथ। पर मुझे नहीं लगता कि किसान नेता कर्नाटक का कूच करेंगे या कर्नाटक में जाके वहां घेराबंदी करेंगे या रोड जाम करेंगे, रेल रोकेंगे। ऐसा मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सब इनकी दोगली राजनीति है। ये किसी एक पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचाने के लिए ये आंदोलन का सहारा लेते हैं, ऐसा इन्होंने खुद माना है। और जो ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मांड का, जिनको पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान है, योगेंद्र यादव, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो भाई एक तरफा बात कैसी कि एक तरफ आप यहाँ पंजाब और दिल्ली का रोड बंद करके बैठे हो, और जो लोग अपनी गाड़ियों पर नो फार्मर नो फूड का स्टिकर लगा के घूमते थे, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो भी कर्नाटक के लिए अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग मोड़ दें, कर्नाटक चले जाएं। अरे जब नो फार्मर नो फूड है, तो जब फार्मर के पास जमीन नहीं बचेगी तो फूड कहाँ से उगाएगा वो? एमएसपी तो बात की बात है, पहले जमीन तो होनी चाहिए, उस पर फसल उगाएगा तब एमएसपी आती है ना। एमएसपी के लिए तुमने दिल्ली और पंजाब के जो हाईवे है वो बंद कर रखे हैं। तो भैया जब जमीन ही छीनी जाएगी किसान की, जो भाजपा पे आरोप लगता था कि भाजपा किसानों की जमीन छीन लेगी, ये काम तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार कर रही है। तो कांग्रेस की सरकार तो उनको बिल्कुल ही भूखों मारने पे उतर आई है, उनको पैदल करने पे उतर आई है। तो कांग्रेस के खिलाफ जाके ये धरना प्रदर्शन करना चाहिए इनको, ना कि ये पंजाब बॉर्डर पर रोक के एमएसपी की मांग करके और दुनिया भर की बातें करके वहां बैठे हुए हैं। तो इनको कर्नाटक की जो सिद्धरामैया सरकार है उसके खिलाफ जाके मोर्चा लगा देना चाहिए। मेरी तो इनको यही सलाह है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।